एपिसोड 100। जेठ से साध्वी हुई परेशान। अनन्या तैयार होकर नीचे हॉल में आई तो वहां डॉक्टर की टीम पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर उसका मन उदास हो गया। वो सोचने लगी, ना जाने कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी जिंदगी बिना दवाइयाँ और मेंटली चेकअप के बिना जी पाऊंगी। वो 25 साल की थी। उसकी जिंदगी के 19 साल डॉक्टर्स के चेकअप और दवाइयों में ही बीत गए थे। अब वो इन सब से तंग आ गई थी। इसके बाद भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। उसकी वजह से एडी विला कम हॉस्पिटल ज्यादा लगने लगा था। चेकअप के बाद डॉक्टर की टीम अरशद को उसकी हेल्थ रिपोर्ट देने लगी और वो डॉक्टर साध्वी के साथ बातें करते हुए विला से बाहर आ गई। बाहर आकर उसके फेस पर सुकून था। इस घने जंगल के बीचों बीच रहने में अनन्या को कभी कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि उसे तो ऐसा लगता जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। ठंडी हवाएं, डालियों का आपस में टकराना, जैसे वो एक दूसरे से बात करते हो। फूलों पर मंडराती तितलियां जो अब शहर की चकाचौंध में कहीं गुम सी हो गई थी। सुबह अलार्म की जगह पंछियों की आवाज कानों में मधुर संगीत सी घोल देती। भला ऐसे वातावरण में रहना कौन पसंद नहीं करेगा। चेकअप रूम में उदास अनन्या के फेस पर सुकून की राहत देखकर साध्वी ने पूछा, तुमने वापस जाने के बारे में क्या सोचा है? वापस जाने के बारे में मन ही मन यह दोहराते हुए उसके कदम रुक गए। उसने साध्वी की तरफ देखते हुए पूछा, आज अचानक से तुमने यह क्यों पूछा? तो साध्वी बोली, कोई खास वजह नहीं है, बस यूं ही पूछ लिया। क्या तुम इस जंगल में रहते रहते बोर नहीं हो गई हो? तो अनन्या ने कहा, सच कहूँ तो मैं कई बार सोचती हूँ कि काश मैं अपनी पूरी जिंदगी यूं ही अरशद के साथ यहीं रह पाती, मगर मैं यह भी जानती हूँ यह पॉसिबल नहीं। आज नहीं तो कल हमें यहाँ से वापस लौटना ही होगा। आखिरी की लाइन कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें उभर आई और वो सोचने लगी, काश मैं अपने आने वाली जिंदगी भी अरशद के साथ इसी सुकून और आज़ादी के साथ बिता पाती, पर यह पॉसिबल नहीं। सिंघानिया परिवार मुझे कभी नहीं अपनाएगा। सिर्फ मेरी वजह से अरशद उनके खिलाफ गया है। अब तो वो लोग मुझसे और नफरत करने लगे होंगे। उसे ख्यालों में गुम देख साध्वी ने पूछा, हे अनन्या, कहाँ खो गई तुम? उसके टोकने पर अनन्या अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने हंसते हुए कहा, कहीं नहीं, बस यूं ही। तुम बताओ, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स होने को थी, कब है तुम्हारी शादी? शादी का नाम सुनते ही साध्वी का मुंह बन गया। उसने दबी हुई आवाज में कहा, एक्चुअली मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी थी। तुम तो जानती हो यह शादी मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। इस पर अनन्या ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, यह मैं कैसे भूल सकती हूँ। इनफैक्ट मैं तो यह भी जानती हूँ मर्जी ना होते हुए भी मैडम के नखरे आसमान छू रहे हैं। तो साध्वी अपनी आंखें छोटी करके बच्चों की तरह मुंह फुलाए कहा, हाँ तो क्या अब मुझे अपनी पसंद की चीजें खरीदने का भी हक नहीं? ऑलरेडी परम पूज्य पतिदेव पिताश्री के पसंद का है। अगर कुछ चीजें मेरी पसंद की होंगे तो मुझे थोड़ा कम बुरा लगेगा। तुम न समझती नहीं हो। अरे अरे, अब बस, इसमें समझने जैसा क्या है? मैंने यह तो नहीं कहा तुम अपनी पसंद की चीजें नहीं खरीद सकती। मैं बस यह सोच रही हूँ यह शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है, तब भी तुम्हारी इतनी फरमाइशें हैं। अगर शादी तुम्हारी मर्जी से होती तब तो तुम पूरा आसमान सिर पर उठा लेती। अनन्या ने दोबारा से हंसते हुए कहा। साध्वी उसकी बात का जवाब देना चाहती थी, मगर अनन्या को हंसता देख वो रुक गई। बहुत कम हुआ था जब उसने अनन्या को हंसते हुए देखा था। उसने भी हंसते हुए कहा, तुम सही हो। मुझे लगता है मेरे डैड को भी इसी बात का डर रहा होगा, इसलिए उन्होंने मेरी शादी जल्दी में तय कर दी। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ गए। अचानक से अनन्या को एहसास हुआ वो लेफ्ट जाने की बजाय राइट साइड रोड पर आ गई है। उसने साध्वी से कहा, साध्वी वापस चलो, हम आगे नहीं जा सकते। यह सुन साध्वी ने सामने देखा और उसे एहसास हुआ वो गलत डायरेक्शन के मुड़ गई थी। उन्हें आर्टिफिशियल झरने के पास जाना था और इसके लिए उन्हें लेफ्ट टर्न लेना था और वो राइट डायरेक्शन में मुड़ गए थे। साध्वी को याद आया, अनन्या के साथ वो एक बार पहले भी इस रास्ते पर आ चुकी है। इस बार की तरह पिछली बार भी अनन्या ने उसे आगे जाने नहीं दिया था। यह सोचते हुए उसने अनन्या से पूछा, लेकिन क्यों? हम इस रास्ते पर आगे क्यों नहीं जा सकते, जबकि तुमने ही कहा था यहाँ खतरा जैसा कुछ नहीं है। एडी सर के ऑर्डर के बिना कोई अनजान शख्स यहाँ नहीं आ सकता, फिर हम इस रास्ते पर क्यों नहीं जा सकते? साध्वी का सवाल सुनकर अनन्या भी सामने देखने लगी। 10 फुट पक्की रोड के किनारे एक लाइन से पेड़ लगे थे।
रास्ता साफ था, लेकिन वो इस रास्ते पर कभी गई नहीं थी क्योंकि डैनियल ने उसे उस रास्ते तरफ जाने से मना किया था। इसलिए उसने कभी इस तरफ जाने का नहीं सोचा। आर्टिफिशियल झरने से आते जाते वो एक नज़र इस वीरान पड़े रास्ते को देखती और आगे बढ़ जाती। यहाँ तक कि उसका शैतान पपी जेट भी कभी उस रास्ते पर नहीं गया था। जवाब में अनन्या ने साध्वी से कहा, मैंने कभी इधर जाने का नहीं सोचा। वैसे भी यह रास्ता काफ़ी लंबा है, हमें वापस चलना चाहिए। यह कहकर वो वापस जाने लगी। तभी साध्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, वेट वेट वेट, मुझे लगता है हमें एक बार तो इस तरफ जाना चाहिए। उधर कुछ तो खास होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता हमें एक बार चलकर देखना चाहिए? कहते हुए साध्वी की आंखों में एक अलग सी चमक उभर आई। यह देखकर अनन्या एक टेढ़ी हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है चलते हैं, लेकिन उससे पहले सोच लो, अगर अरशद को हमारा उस तरफ जाना पसंद नहीं आया तो मुझे सिर्फ डांट पड़ेगी, पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या पता तुम कभी वापस घर ना लौट सको और हमेशा के लिए इस जंगल के किसी पुराने खंडर की चारदीवारी के बीच कैद हो कर रह जाओ। यह सुनते ही साध्वी की आंखों के सामने खंडर का खाली अंधेरे से भरा मंजर आ गया। सर झटकते हुए उसने थोड़े गुस्से से अनन्या से कहा, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? इस पर अनन्या ने सीरियस लहजे में कहा, नहीं, मैं बस तुम्हें सच बता रही हूँ। अब तुम बताओ, आगे जाना है या नहीं? बेचारी साध्वी, वो बहुत जिद्दी थी। उसका पूरा परिवार उसके जिद्दी नेचर से परेशान रहता था, मगर अनन्या की एक ही बात उसे जिद्दी दिल में डर पैदा कर देता था। आखिर उसकी हर बात अरशद उप द ग्रेट डेविल किंग एडी से जुड़ी होती थी। एक आखिरी बार उस रास्ते को देखने के बाद उसने अनन्या से कहा, मुझे अपनी जान और आज़ादी दोनों बहुत प्यारी है। उसकी यह बात सुनकर अनन्या हंसने लगी और दोनों आर्टिफिशियल झरने के पास आ गई। यह अनन्या का फेवरेट प्लेस था। दोनों काफ़ी समय तक बातें करती रही। साध्वी को अचानक से याद आया उसे अनन्या को अपने एंगेजमेंट में इन्वाइट करना था, जो 2 दिन बाद था। उसने अनन्या से कहा, अनन्या, 2 दिन बाद मेरी सगाई है, तुम आ रही हो ना? मैं? लेकिन कैसे? अनन्या की बात पूरी होने से पहले ही साध्वी बोल पड़ी, देखो, तुम मना नहीं कर सकती। माना कि मेरी शादी मेरी पसंद से नहीं हो रही, लेकिन शादी तो शादी होती है, और क्या पता यह मेरी आखिरी शादी हो। I mean, अगर उस इंसान ने मुझे संभाल लिया तो मैं भी उससे डाइवोर्स नहीं लूँगी। इसलिए तुम्हें मेरी शादी के हर एक फंक्शन में शामिल होना पड़ेगा, और यह तुम कैसे करोगी वो मुझे नहीं पता। साध्वी ने अपनी बात अनन्या के सामने रख दी। अनन्या ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साध्वी उसे वहीं अकेला छोड़ विला लौट आई। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी। विला में एंटर करते ही उसे अनन्या के प्रियजनों का सामना करना पड़ेगा। उसे अकेला आया देख जेट ने साध्वी को घेर लिया। जोर जोर से भौंकते हुए वो उसके ऊपर चढ़ने को तैयार था। शुरू में साध्वी ने उससे बचकर निकलना चाहा, लेकिन कुछ ही देर में जेट अग्रेसिव हो गया और उसके कपड़े खींचने लगा। डर से साध्वी चिल्लाने लगी। वहाँ काम कर रहा स्टाफ यह देखकर हैरान था। आज से पहले कभी जेट ने किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। तभी एक नौजवान लड़का भागता हुआ वहाँ आया और उसने जेट को साध्वी से दूर किया। साध्वी से दूर होते ही जेट विला से बाहर भाग गया। यह लड़का अरशद के राइट हैंड माधव त्रिवेदी का बेटा अयान था। वंश और अयान दोनों एक ही एज ग्रुप के थे। वहीं साध्वी बुरी तरह डर चुकी थी। जेट के जाते ही वो वहीं फर्श पर बैठकर जोर जोर से सांसें लेने लगी। तभी अयान ने उससे पूछा, आप ठीक है? अयान की आवाज़ सुनते ही साध्वी ने हाँ में सिर हिलाया और विला के एंट्री गेट तरफ देखने लगी, जहाँ से कुछ देर पहले जेट बाहर भागा था। तभी अयान ने उसे बताया, जेट ने आज से पहले कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया, क्योंकि उसने आपको अनन्या दी के साथ बाहर जाते देखा था, लेकिन वापस आते वक्त आप अकेली थी। वो बस आपसे अनन्या दी के बारे में पूछ रहा था। आपके ना बताने पर वो अग्रेसिव हो गया। अयान की यह बात सुनकर साध्वी बहुत चक्का होकर फिर से एंटीग्रेट की तरफ देखने लगी, और इस बार उसे अनन्या के साथ जेट अंदर आता हुआ देखा। वो कुत्ता जो कुछ देर पहले उसे काटने को तैयार था, अब अनन्या के साथ खेल रहा था। अपनी हालत पर लाचारी महसूस करते हुए साध्वी ने सोचा, सच में यह लड़की बहुत लकी है। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी इसकी परवाह है। आज किस्मत अच्छी थी, बच गई, वरना शादी के मंडप में बैठने की जगह हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी होती। अनन्या ने कंफ्यूज नज़रों से साध्वी को देखते हुए पूछा, साध्वी, क्या हुआ? तुम नीचे क्यों बैठी हो? इस पर साध्वी ने घूरकर अनन्या को देखा, फिर उसके साथ खड़े जेट को, और उठते हुए बोली, बस तुम्हारे चाहने वालों की मेहरबानी है। यह सुनकर तो अनन्या और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई।
तुम क्या कर रही हो? चाहने वाले? आखिर हुआ क्या? और अयान, तुम इस वक्त यहाँ? तुम वंश के साथ नहीं गई? अयान के पूछने पर अयान ने जो कुछ हुआ था सारी बातें बता दी। सब सुनने के बाद अनन्या ने शर्मिंदा होकर साध्वी को देखा और उसे माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी? अगर तुम कहो तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं ठीक हूँ। बस अगली बार से मैं अपने इस प्यारे कुत्ते को बांध कर रखना। तुम्हें आइडिया भी नहीं है यह कितना खतरनाक हो सकता है। अनन्या ने लाचार होकर जेठ को देखा जो पूरे हॉल में आज़ाद घूम रहा था। वो आज़ाद था। दिन भर में मुश्किल से कुछ समय के लिए ही उसे बांध कर रखा जाता। अनन्या ने एक और बार साध्वी से माफी मांगी। जेठ के खींचने से साध्वी की ड्रेस का एक छोर फट गया था। उसने उसे अपनी ड्रेस दी। वापस जाते वक्त साध्वी ने उसे एक और बार सगाई में आने को कहा। अनन्या मना नहीं कर पाई। श्रुति के बाद साध्वी एकलौती ऐसी इंसान थी जिससे वो खुलकर बात कर पाई थी। उसे डर था कहीं अरशद उसे साध्वी की एंगेजमेंट में जाने से मना ना कर दे। वो सोचने लगी, इस बार मैं अरशद को कैसे मनाऊं।